रीडेवलपमेंट हमारे कॉलोनी में सबसे बड़ा विषय है। सब जगह पे रीडेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। अगले 10 मिनट में मैं संदीप पाटिल आपको बताऊंगा 3 तरह के रीडेवलपमेंट के बारे में, और हम जब रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रख। रीडेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि 3 तरह के मुख्य रीडेवलपमेंट होते हैं। फर्स्ट रीडेवलपमेंट होता है जहाँ पे एक सिंगल बिल्डिंग रीडेवलपमेंट को जाती है। अगर आप एमजी रोड की तरफ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट जहाँ पे है वो सिंगल बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होती है। दूसरी रीडेवलपमेंट जो होती है उसे हम कह सकते हैं स्लम रीडेवलपमेंट, जहाँ पे एक झोपड़पट्टी को रीडेवलप किया जाता है और उनको फ्लैट दिया जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट कहती होती है उसे हम कहते हैं कि कॉलोनी रीडेवलपमेंट, जहाँ पे हम जैसी कॉलोनी या फिर न्यू एमआईजी कॉलोनी जैसी उसमें आती है। पहले जो रीडेवलपमेंट है वो सिंगल बिल्डिंग रीडेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी 4 फ्लोर्स या 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और वो मेंटेनेबल नहीं है, अभी उसमें प्लास्टर गिर रहा है, उसमें पानी लीक हो रहा है, तो आप जनरली रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं। ऐसे में जो डेवलपर आपको बेस्ट डील दे रहा है आप उसके साथ जाते हैं। अगर आपकी 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो बिल्डर वहाँ पे 11 फ्लोर 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बनाता है, जिसमें से नीचे के 4 फ्लोर ओरिजिनल टेनेंट को दिए जाते हैं और बाकी के फ्लोर सेल किए जाते हैं। नीचे अगर कमर्शियल लाइसेंस मिलता है तो बिल्डर वो शॉप्स भी सेल करता है। ये रीडेवलपमेंट काफ़ी सेफ मानी जाती है, क्योंकि डेवलपर जो क्वालिटी का मटेरियल आपके लिए यूज़ करेगा वही वो सेलेबल के लिए भी यूज़ करेगा। तो ये रीडेवलपमेंट काफ़ी सेफ मानी जाती है, जिससे में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। सेकेंड टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं स्लम रीडेवलपमेंट। अगर आप सेंट जॉन्स के बाजू में देखेंगे जो स्लम रीडेवलप हुआ है उसे आप कह सकते हैं स्लम रीडेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बिल्डर क्या करता है, स्लम वालों को एक अलग बिल्डिंग बना के देता है और जो उसे सेल करना है उसके लिए वो अलग बिल्डिंग बना देता है। ये दो बिल्डिंग्स के बीच में जनरली एक वॉल लगी होती है और दोनों की सोसाइटी भी अलग अलग होती है। उसका कारण ये है कि जो लोग स्लम में से बिल्डिंग में गए उनका मेंटेनेंस और जो लोग खरीदेंगे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये मैच नहीं होगा कभी। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बिल्डिंग स्लम वालों के लिए बनाई जाती है वो 10 साल में ऐसा लगता है कि वो स्लम ही बन जाती है, लेकिन इसमें जो स्लम में से वो बिल्डिंग में आए उनके लिए नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनरली स्लम जो रीडेवलपमेंट में जाने वाली है वो स्लम जनरली 8 या 10 लाख में आपको मिल जाती है, और ये बिल्डिंग बनने के बाद वो बेचते हैं जिसमें से उनको 40 या 50 लाख मिल जाते हैं। तो इसमें जो स्लम से बिल्डिंग में आए उनका फ़ायदा होता है, या तो उसे बेच देते हैं या फिर उसको उन लोग रेंट पे दे देते हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिटी स्लम वालों को बना के मिलते हैं घर, और जो घर आउटसेल होता है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और तीसरी प्रकार की रीडेवलपमेंट होती है जिसे हम कहते हैं कॉलोनी रीडेवलपमेंट। अभी कॉलोनी रीडेवलपमेंट में आप हमारी कॉलोनी पकड़िए या फिर न्यू एमआईजी कॉलोनी जो 10-15 साल पहले रीडेवलपमेंट में जाके फिर से रिटर्न आई है वो पकड़िए। कॉलोनी रीडेवलपमेंट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है सेल्फ रीडेवलपमेंट। सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप किसी बिल्डर के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि हम कॉलोनी वाले मिलकर खुद ही रीडेवलपमेंट करेंगे, और जनरली ये रो हाउस की तरफ आपको लेके जाता है। दूसरी रीडेवलपमेंट होती है जिसे आपको एक बिल्डर के साथ जाना पड़ता है और वो उसको फ्लैट बना के या फिर बिल्डिंग में आपको वहाँ पे वो शिफ्ट करा देता है, उसे कहते हैं हम बिल्डर रीडेवलपमेंट। अभी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग रो हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए जानिए कि हम लोग कोई बिल्डर के साथ जाते हैं रीडेवलपमेंट में तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम एक बिल्डर के साथ जाते हैं रीडेवलपमेंट के लिए तो जनरली हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें एरिया कितना मिलेगा, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप और जो नए फ्लैट बेचे जाएंगे वो एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, अलग अलग बिल्डिंग में रहेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले में जानते हैं कि क्या हुआ है उन सोसाइटियों का जहाँ पे नए टेनेंट और ओल्ड टेनेंट अलग अलग बिल्डिंग है। आपके स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है वो और कहीं के नहीं हमारे पतराचाल वासियों की है। वहाँ पे ये डिसाइड किया था कि ओरिजिनल टेनेंट के लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई जाएगी और नई बिल्डिंग में नए टेनेंट को रखे जाएंगे। दूसरी रीडेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम बिल्डर को बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें एक ही बिल्डिंग में रहना है और हमें एक ही बिल्डिंग में चाहिए तो 2 फ्लैट और एक फ्लोर पे 2 फ्लैट ओरिजिनल टेनेंट को दो और 2 फ्लैट आप सेल कर सकें। इसमें ये मॉडल में क्यों फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एग्री होते हैं, अगर हम रेडी होते हैं कि हम अलग बिल्डिंग में जाएंगे और नए
जो फ्लैट खरीदेंगे वो अलग बिल्डिंग में जाएंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना है रेरा कानून। रेरा कानून एक ऐसा है जिसने बिल्डर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया हुआ ये कानून है। पहले क्या होता था, जब भी आप एक बिल्डर के पास जाके कोई घर खरीदते थे और वो प्रोजेक्ट गोरेगांव में है, तो बिल्डर वो पैसे को घुमा देता था। वो पैसे बोरीवली गोरेगांव प्रोजेक्ट से उठा के बोरीवली प्रोजेक्ट में डालता था या फिर कहीं पे वो प्लॉट ले लेता था। फिर बाद में गवर्नमेंट को लगा ये अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने बिल्डरों को बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जिसके लिए आपने पैसे लिए आपको वही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन हमें सबको ये नहीं पता कि जब भी हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है जो आपके यहाँ पे नए फ्लैट खरीदेंगे। जो ओरिजिनल टेनेंट है उनको अभी भी रेरा या महारेरा, जिसे हम महाराष्ट्र रेरा करते हैं, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सोचो हम लोग 2024 में हम लोग ने बिल्डर के यहाँ पे हम लोग गए और बिल्डर ने आपको कहा कि 2028 तक मैं आपको बिल्डिंग दूंगा। अगर बिल्डर आपको 2030 तक भी पोजीशन नहीं देता तो आपको रेरा कानून नहीं बचा सकता। इसमें आपको बोला जाएगा कि हम वो बिल्डर के अगेंस्ट केस करेंगे, केस कर सकते हैं, लेकिन रेरा कानून में ओरिजिनल टेनेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि बिल्डर दो अलग अलग बिल्डिंग बना रहा है, एक ओरिजिनल टेनेंट के लिए और एक नए लोगों के लिए, उसके हर एक चीज़ में भेदभाव होगा। आपको लगेगा कि दोनों बिल्डिंग का पेंट सेम है, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद देखोगे तो जो बिल्डिंग उसने बेची है उसकी कंडीशन और जो ओरिजिनल टेनेंट है उनकी बिल्डिंग की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको 10 साल के बाद लगेगा कि अरे मेरी बिल्डिंग जो मुझे बिल्डर ने दी थी वो मुझे स्लम रीडेवलपमेंट वाली बिल्डिंग जैसे क्यों लग रही है। तो इन सब से बचने के लिए अच्छा यही होता है कि आप बोलिए कि हमें अलग बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें एक ही बिल्डिंग में ओल्ड टेनेंट और न्यू टेनेंट चाहिए। इसमें क्या होगा कि बिल्डर जनरली इसके लिए ना बोलेगा, आपकी सोसाइटी भी बोल सकती है कि बिल्डर इसको रेडी नहीं होगा। तो इतना जान ले, जब भी आपकी सोसाइटी बोलेगी कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको अलग अलग बिल्डिंग में ही जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी आपकी तरफ नहीं है, वो बिल्डर की तरफ है। अभी आपकी कमिटी, सोसाइटी की कमिटी बिल्डर की तरफ क्यों है, ये अगर आपको जानना है तो कभी तो शाम को बैठ के हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। लेकिन हमें इतना ही जानना है कि अगर आप बिल्डर रीडेवलपमेंट में जाते हो तो आपको सिंगल बिल्डिंग में ही रहना चाहिए, नहीं तो आपकी कंडीशन भी पतराचाल जैसी हो जाएगी, जहाँ पे नए टेनेंट की बिल्डिंग बन के रेडी हो गई और ओरिजिनल टेनेंट अभी भी भाड़े के घर में घूम रहे हैं। ऐसी कई बातें कॉलोनी रीडेवलपमेंट में काम आती है। इसे देखकर हमने 4 लोगों ने एक पैनल बनाया है, जिससे हमें लगा कि हम 4 लोग मिलके अगर हम लोग कमिटी में जाते हैं तो हम लोग रीडेवलपमेंट को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। हमारी निशानी है लेटर बॉक्स।